हेलो एवरीवन। आज हम प्रेजेंटेशन डिज़ाइनिंग के बारे में बात करेंगे और प्रेजेंटेशन डिज़ाइनिंग को आप किस तरीके से एज अ फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी या फिर फुल टाइम करियर कैसे लेके जा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ इस सीरीज़ में हम सीखेंगे कि कैसे प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा बढ़िया बनाया जाता है, प्रेजेंटेशन डिज़ाइनिंग की इम्पोर्टेंट क्या है और किस तरीके से हम क्लाइंट वगैरह ढूँढते हैं। ये पूरी सीरीज़ उसके बारे में होने वाली है, प्रेजेंटेशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। तो इससे आप एज़ अ फुल टाइम करियर भी लेके जा सकते हैं, फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी भी कर सकते हैं। कई सारे फ्रीलांस वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको इसके थ्रू अगर आप ये स्किल सीख लेते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिज़ाइनिंग, तो इससे अर्न कर सकते हैं अच्छा खासा। तो मैं खुद ही 5 साल से प्रेजेंटेशन डिज़ाइन कर रहा हूँ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड जो भी मेरी नॉलेज है मैं आपके साथ जो भी मेरे शॉर्टकट्स है, टिप्स एंड ट्रिक्स है वो इसमें शेयर करूँगा। तो सबसे पहले अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि प्रेजेंटेशन डिज़ाइनिंग इम्पोर्टेंट क्यों है। फिर इस स्पेसिफिक वीडियो में हम सिर्फ इस टूल को समझेंगे, पावर पॉइंट के जितने भी टूल्स होते हैं वो समझेंगे। बहुत ही अगर आपको आते हैं तो भी आप इस चीज़ को एक बार देख सकते हैं, बिकॉज़ ये सिखाने का पर्पज़ इसलिए है कि जब भी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में जब प्रेजेंटेशन डिज़ाइन कर रहे होंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि वो टूल कहाँ पे था, किस जगह पे था और किस टूल पे क्या क्लिक करने से क्या होता है। तो इससे ईज़ी रहेगा। हम जब अपने नेक्स्ट क्लासेस जो भी करेंगे या फिर वीडियोज़ बनेंगे, उसमें सीखने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और मैं ज़रूर ये रिकमेंड करूँगा कि आप ना ट्राई ज़रूर कर लेना ये सारे जो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बिकॉज़ अगर आप ट्राई नहीं करोगे, किसी चीज़ को फ़ील नहीं करोगे, जो पावर पॉइंट टूल को खोलोगे नहीं, उसमें जो भी मैं चीज़ें अभी बताने वाला हूँ, वो नहीं करोगे, तो उसका कोई यूज़ केस नहीं है। ये वीडियो में आप देख लोगे, आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ये चीज़ें हो सकती हैं, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। अगर आप किसी चीज़ को फ़ील कर लेते हो, तो वो बैक ऑफ द माइंड में रह जाती है। तो इससे क्या होता है कि आपको ऑलरेडी पता होता है कि अच्छा ये टूल ये काम करता था और इसको ऐसे लेके हम आगे जा सकते हैं। तो प्रेज़ेंटेशन डिज़ाइनिंग इम्पोर्टेंट क्यों है, थोड़ा-सा ये जान लेते हैं कि प्रेज़ेंटेशन डिज़ाइनिंग में जो होता है, जो भी हमारे जो भी कॉर्पोरेट को लेके मैं ये बात कह रहा हूँ और कॉर्पोरेट और जो स्टार्टअप वगैरह है उनसे रिलेटेड, कि जितने भी हमारे मैनेजर, हेड, सीईओ, फाउंडर्स होते हैं, इनको मेनली प्रेजेंटेशन का ज़्यादा काम रहता है। तो ये अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, कोई स्टार्टअप है तो वो अपनी पिच डेक बनाता है, तो ये सब प्रेजेंटेशन के थ्रू करते हैं। तो जब भी कोई आइडिया पिच करना होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो प्रेजेंटेशन इज़ अ मीडियम जिसके थ्रू हम अपनी बात किसी को समझाते हैं या कहते हैं विजुअल्स के थ्रू, और अपना जो भी आइडिया होता है उस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो प्रेजेंटेशन इज़ अ मीडियम कि हम अपना आइडिया जो है कन्वे कर रहे हैं। ये इट्स अ वेरी फर्स्ट स्टेज आइडिया जब भी होता है तो वो इसी तरीके से पिच करा जाता है। तो जब भी ये किसी के पास जाते हैं क्लाइंट या इन्वेस्टर के पास और बोलते हैं कि हमारे पास आइडिया है, वी हैव आइडिया, तो क्लाइंट क्या कहता है कि आप मुझे प्रेजेंटेशन भेज दो। तो बिफोर अ मीटिंग ये थोड़ा सा वो प्रपोजल देख सकता है, या फिर ड्यूरिंग जब प्रेजेंटेशन होती है तो वो उस टाइम वो अकेले में पढ़ सकता है, या फिर जब प्रेजेंट करेंगे तब वो प्रेजेंटेशन देख सकता है। तो इसलिए एक प्रेजेंटेशन डिजाइनर की नीड पड़ती है कि प्रेजेंटेशन डिजाइनर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो ये लोग जो हैं, मैनेजर, हेड, सीईओ, फाउंडर्स, इनका जो आइडिया है वो काफ़ी अच्छा है और उसको विजुअली इन्हेंस करने में इनकी मतलब बेसिकली हर एक का अपना अपना कैपेबिलिटी होता है। तो दे आर नॉट डिजाइनर्स, तो वो उतना बेहतर डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे जितना एज अ प्रेजेंटेशन डिज़ाइनर कर सकता है। हालाँकि क काफ़ी और डिज़ाइनर भी बहुत अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ देयर कि प्रेज़ेंटेशन में बार-बार चेंजेस की रिक्वायरमेंट आती रहती है। तो होता क्या है कि अब वो बार-बार वो चीज़ें में चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज़ अदर सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, वो इमेज बना देते हैं। तो इमेज में हम चेंज नहीं कर सकते, वी कांट एक्सेस और उसके लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होना ही चाहिए। पावर पॉइंट ऐसा सॉफ्टवेयर जो हर किसी के पास होता है। नहीं होता तो आप गूगल स्लाइड में आप अपना चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। अगर कुछ नंबर्स, फिगर्स चेंज करना है या कोई सेंटेंस चेंज करना है या कुछ भी चीज़ है, तो ईज़िली एक बार डिज़ाइन होने के बाद उनके पास ओपन फाइल रहती है, तो वो ईज़िली चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए और अब ये तो हो गया एक नॉर्मल वर्किंग। अब मैं बताता हूँ कि प्रेज़ेंटेशन डिज़ाइनर का दूसरा इम्पोर्टेंट रोल क्या है। दूसरा इम्पोर्टेंट रोल ये है कि जो भी जिस भी क्लाइंट को पिच कर रहे हैं आप, या फिर आपकी कंपनी जो भी किसी क्लाइंट या इन्वेस्टर को पिच कर रही है, तो जब भी आप इन्वेस्टर को पिच कर रहे हो तो उसके पास हो क्या रहा है, उसके पास काफ़ी और लोग भी आने वाले हैं अपने पिचेस लेके। तो जब वो पिचेस लेके आएँगे तो आपकी पिचेस भी स्टैंड आउट करनी चाहिए वहाँ पे। तो इसके लिए एज़ अ प्रेज़ेंटेशन डिज़ाइनर आप इतना अच्छा विज़ुअली अपीलिंग आपको अपनी प्रेज़ेंटेशन बनानी चाहिए कि जो बाकी कॉम्पिटिटर आएँ उनसे स्टैंड आउट हो। आपका आइडिया जो भी आपका आइडिया या किसी का भी आइडिया है, आपके क्लाइंट का आइडिया है, तो उनका आइडिया आप किसी भी जो भी उसकी टारगेट ऑडियंस है उसको समझ में ईज़िली आना चाहिए। और जो आपका प्रेज़ेंटर है, उसको भी प्रेज़ेंट करते टाइम काफ़ी
अच्छा लगना चाहिए और काफ़ी ईज़िली वो एक्सप्लेन कर पाए, इस तरीके से पीपीटी डिज़ाइन होनी चाहिए। तो जब भी एज़ अ प्रेज़ेंटेशन डिज़ाइनर आपके पास 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं कि आप पहला तो जो प्रेज़ेंटर है, उसके बिहाफ़ से भी सोचें कि उसको क्या दिखाना है, और एज़ अ ऑडियंस भी सोचना चाहिए जो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर की ऑडियंस है। जैसे अगर कोई वेबिनार हो रहा है तो वहाँ पे स्टूडेंट ऑडियंस है। अगर कोई मार्केटिंग की पिच हो रही है तो वहाँ पे ब्रांड एक ऑडियंस है। तो वहाँ पर जो ऑडियंस है उसको भी वो समझ में आना चाहिए। तो एज़ अ प्रेज़ेंटेशन डिज़ाइन करते वक़्त आपको इन दोनों चीज़ों का ख़्याल रखना है कि प्रेज़ेंटर और जो ऑडियंस है उन दोनों को आपकी प्रेज़ेंट आपने जो बनाई है प्रेज़ेंटेशन जो डिज़ाइन करी है, वो पसंद दोनों को समझ में आनी चाहिए। ये आपका मेन रोल है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि प्रेज़ेंटेशन डिज़ाइनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों आपको सीखना चाहिए, बिकॉज़ यहीं पर एक काफ़ी बड़ा गैप है मार्केट में कि प्रेजेंटेशन जो डिज़ाइनिंग जो फ़ील्ड है वो काफ़ी नीश फ़ील्ड है, और इसमें ये रिक्वायरमेंट भी इसकी बहुत ज़्यादा है कि हमेशा कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है, रिपोर्ट्स के थ्रू रिपोर्ट करना है, इंटरनल डेक्स हो गया, मार्केट डेली पिचेज़ होती हैं। तो वी हैव टू नीड समवन जो प्रेजेंटेशन सिर्फ फिक्स कर सके। तो इस वीडियो में इतना ही, प्रेजेंटेशन डिज़ाइनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टूल से इंटरेक्ट करेंगे और वहाँ पे ये सारे टूल्स सीखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रेजेंटेशन के टूल्स क्या-क्या हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रेजेंटेशंस के जितने भी फीचर्स हैं, टूल्स हैं, जो भी पावर पॉइंट में होते हैं, बेसिकली हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये टूल सीखेंगे और इसमें जो भी टूल्स हैं उनकी हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं वो सीखेंगे। उनका पहले एक छोटा छोटा इंट्रोडक्शन मैं इस वीडियो में दूंगा, ताकि जब भी हम प्रेजेंटेशन डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको उन टूल्स के बारे में, उन फीचर्स के बारे में पता हो। तो सबसे पहले तो आई वुड रिकमेंड यू टू कि आप है ना जो माइक्रोसॉफ्ट 365 आता है उसको आप परचेज कर लीजिए। 600 700 समथिंग प्राइस होता है उसका। इसका बेसिक रीज़न ये है, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न है जो अ, बाकी जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनसे काफ़ी अलग करता है, कि जब भी आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं अपने क्लाइंट की या किसी भी इंपॉर्टेंट चीज़ की, तो आप नहीं चाहोगे कि वो क्रैश हो जाए या कुछ हो जाए, या फिर आपने प्रेजेंटेशन अपने सिस्टम में बनाई और आपने जब क्लाइंट को भेजी तो वो क्रैश हो रही है। तो एक जेन्युइन सॉफ्टवेयर से ही इसको स्टार्ट करना, और 1 मंथ के बाद आप इसको पॉज़ भी कर सकते हैं, आपकी जब लर्निंग खत्म हो जाए, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो मैंने अपने सिस्टम में पावर पॉइंट डाल रखा है। अब जैसे ही मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर आपको पावर पॉइंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये पावर पॉइंट का ऑप्शन क्लिक करेंगे, यहाँ पे रीनेम करने के लिए आ रहा है। तो अभी मैं क्लास 1 यहाँ पे डाल के इंट्रोडक्शन टू टूल एंटर कर देता हूँ। तो जैसे ही आप ये ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा टूल खुल के आ जाएगा, और समटाइम्स आपके में इस तरीके से ओपन होगा ये टूल। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको किसी भी ये होम पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे ये छोटा सा एरो आएगा, यहाँ पे आके शो ऑलवेज शो रिबन कर देना है, बिकॉज ये काफ़ी एक्सेसिबल रहेगा, नहीं तो बार बार वो टैब्स पे शिफ्ट होता रहता है, तो इससे आपको दिक्कत आ सकती है, मतलब कि बार बार आपका टाइम वेस्ट होगा। क्लिक हेयर टू ऐड फर्स्ट स्लाइड। तो आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो एक स्लाइड ऐड हो जाएगी इस तरीके से। सो ये एक स्लाइड है जहाँ पे हम अपना मतलब चीज़ें बनाएंगे। अब यहाँ पे मैं होम के अंदर जितने भी फीचर है मैं उनको एक एक करके आपको समझा देता हूँ विद प्रैक्टिकल, और आप इनको ट्राई कर लेना ताकि आपको भी ये याद हो जाए, एक्चुअली एक फील ले लेना उनकी कि ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। सो सबसे पहले हमारे पास पेस्ट वाला ऑप्शन है। जब भी आपने कोई भी टेक्स्ट कॉपी कर रखा होगा या कोई भी ऑब्जेक्ट कॉपी कर रखा होगा तो ये इनेबल हो जाएगा। इसका वैसे शॉर्टकट है कंट्रोल वी। पेस्ट का नॉर्मली जैसे हम सारी चीज़ों में कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। तो कंट्रोल वी करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ से पेस्ट क्लिक करूँगा तो भी पेस्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। अब हमारे पास कट का ऑप्शन है। कट में होता क्या है कि जब मैं कॉपी कर रहा हूँ, जब मैंने कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करा तो ये दोनों जगह प्रेजेंट है यही चीज़, लेकिन जब मैं कट करूँगा यहाँ से, मैं इसको कट करूँगा तो ये यहाँ से हट जाएगा, और जहाँ मैं पेस्ट करूँगा कंट्रोल वी वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है कॉपी में और कट में। उसके बाद एक और फीचर हमारे पास है यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर। अब फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने इसका फॉन्ट, हमारे पास ये फॉन्ट है, इसको हमने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया एंड कोई एक कलर दे दिया।
अब मुझे यही फॉर्मेटिंग इस वाले पे चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, इस टेक्स्ट पे जाऊँगा, यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंट करूँगा एंड यहाँ जाके इस पे इस तरीके से फॉर्मेट पेंडिंग कर दी। यानी मुझे वो सारी सेटिंग दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसी तरीके से जो फॉर्मेटिंग एक टेक्स्ट पे मैंने अप्लाई करी थी, अगर मुझे कई जगह दोबारा चाहिए तो मैं उसको वहाँ पे फॉर्मेट पेंटर के थ्रू कर सकता हूँ। अब इसका एक और शॉर्टकट भी है, मैंने कंट्रोल जेड करा है। कंट्रोल जेड होता है अंडू करने के लिए चीज़ें, कंट्रोल वाई होता है रीडू करने के लिए, यानी कि अगर आपको पुराने वाला वापस चाहिए तो कंट्रोल जेड करेंगे, अगर आपने गलती आपको लग रहा है कि पहला वाला ही ठीक था तो रीडू करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल रखा हुआ है। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ जिससे फॉर्मेट पेंटिंग का शॉर्टकट है। जैसे कॉपी का होता है कंट्रोल सी, वैसे ही फॉर्मेट पेंटिंग का होता है कंट्रोल शिफ्ट सी। कंट्रोल शिफ्ट सी करेंगे, जैसे पेस्ट का होता है कंट्रोल वी, वैसे ही फॉर्मेट पेंटिंग का होता है कंट्रोल शिफ्ट वी। तो जैसे ही आपने कंट्रोल शिफ्ट सी कर लिया, एक फॉर्मेट कॉपी कर लिया, उसके बाद आप यहाँ पे आके कंट्रोल वी करेंगे तो इस तरीके से आपका जो फॉर्मेट पेंटिंग है वो हो जाएगा। आप किसी भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि शेप का फॉर्मेट कर सकते हैं कॉपी, या फिर किसी टेक्स्ट का फॉर्मेट कर सकते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं, जो है न्यू स्लाइड। यहाँ पर आप यहाँ से भी न्यू स्लाइड सेलेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके का आप जो लेआउट चाहिए। ये कुछ प्री मेड लेआउट होते हैं जो पावर पॉइंट में पहले से होते हैं, ये भी हम खुद से भी अपने बना सकते हैं। ये हम बाद में सीखेंगे किस तरीके से खुद के लेआउट बना सकते हैं, जो काफ़ी और लोग भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर एक ऑप्शन है डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड, तो जो भी सिलेक्टेड स्लाइड होगी वो डुप्लीकेट हो जाएगी। आप कहीं और से भी स्लाइड लेके आ सकते हैं। ये सारे रीयूज स्लाइड, ये काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ये टूल। बट मैं आपको कुछ कुछ वही टूल सिखाऊंगा जो रेगुलरली प्रेजेंटेशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यू स्लाइड विद कोपायलट, यहाँ पर आप एआई का यूज़ करके कुछ कुछ स्लाइड बना सकते हैं। ये कंटेंट में भी हेल्प कर देता है आपकी। यहाँ पर वही लेआउट वाला सिनेरियो सेम है, ये पूरा सेक्शन लेआउट से रिलेटेड है। अगर कोई स्लाइड आपको रीसेट करनी है तो वो ओरिजिनल लेआउट में आ जाएगी, जो उसका ओरिजिनल लेआउट होता। जैसे इस तरीके से ये रीसेट करा मैंने तो सारे चीज़ें वापस आ गई। सेक्शन एक चीज़ होती है। अब सेक्शन में आप लोगों को एक और बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं काफ़ी सारी हमारे पास स्लाइड्स हैं, यहाँ पर मैं सेक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, ऐड अ सेक्शन। तो ये सेक्शन का मैं नाम रखता हूँ जैसे इंट्रोडक्शन। तो हम अपनी जो प्रेजेंटेशन हो उनको कुछ सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे कि जब हमें किसी और को प्रेजेंटेशन भेजनी है या किसी और को बताना है कि किन स्लाइड में क्या हो रहा है, तो ये उसके लिए ईजी रहता है और एज अ प्रेजेंटर के लिए भी ईजी रहता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा 3 स्लाइड तक इंट्रोडक्शन चल रहा है, उसके बाद हम यहाँ पर एक और या यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे दोनों के बीच में, तो ऐड अ सेक्शन आ रहा है। यहाँ पे हमने प्रॉब्लम रख दिया कि यहाँ से कोई भी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो 3 स्लाइड में इंट्रोडक्शन था और 2 स्लाइड में प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। इसी तरीके से कई सारे हम सेक्शन बना सकते हैं और उनका रीनेम करके बता सकते हैं कि किस स्लाइड में क्या क्या हो रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ से रिमूव सेक्शन कर देता हूँ, रिमूव ऑल सेक्शंस। रिमूव सेक्शन स्लाइड्स करोगे तो वो सारी स्लाइड ऑटोमेटिकली वो वाला सेक्शन पूरा डिलीट हो जाएगा। तो अब हम लोग थोड़ा टैक्स रिलेटेड चीज़ें देख लेते हैं कि टैक्स से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या ये फीचर्स में अवेलेबल होते हैं। तो मान लेते हैं कि ये टैक्स है, इसको पहले मैं एक नॉर्मल टैक्स ले लेता हूँ। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो टैक्स रिलेटेड चीज़ें हैं वहाँ पे फ़ॉन्ट आ जाता है कि फ़ॉन्ट हमें कौन सा सिलेक्ट करना है। फ़ॉन्ट काफ़ी सारे फ़ॉन्ट स्टाइल होते हैं, इस तरीके से हम कोई भी अपना फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपको फ़ॉन्ट पसंद होगा वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो फ़ॉन्ट आपको क्या रखना है वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ आपको क्या रखना है, उस तरीके से यहाँ पे नंबर आप अपना भी नंबर डाल सकते हो कोई भी, जिस तरीके से आपको चेंजेस करना है। उसके बाद ये कुछ है, जैसे आपको टेक्स्ट बड़ा करना है, हल्का बड़ा है या हल्का छोटा करना है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ आपको कि जब हम टेक्स्ट को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं विदाउट यूजिंग दिस टूल, तो इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एंड लेस देन एंड ग्रेटर देन। लेस देन से छोटा होगा, ग्रेटर देन से बड़ा होगा। तो इस तरीके से ये शॉर्टकट यूज़ करके हम अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट एडजस्ट कर सकते हैं। ये ज़्यादातर यूज़ करा जाता है। ये जितने भी शॉर्टकट हैं उनको आप प्रैक्टिस कर लेना, हैबिट में ले आना, बिकॉज़ ये सारे शॉर्टकट इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि इससे आपका काम है ना काफ़ी फास्ट होता है। आप डिज़ाइन पे ज़्यादा, डिज़ाइन थिंकिंग पे ज़्यादा
फोकस कर पाते हैं रेदर देन ऑन द टूल। टूल्स कुछ भी हो सकते हैं, टूल तो अगर आपको आते हैं तो आप फटाफट बना लोगे चीज़ें, लेकिन आपके पास वो स्पीड होनी चाहिए पहले से, वो टूल को आप सीख लीजिए। तो ये सारे शॉर्टकट आप लिख लेना और इनको प्रैक्टिस में लेके आना, ज़बरदस्ती आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप मतलब हैबिट में लेके आ पाओगे, क्योंकि ये लॉन्गर टर्म में ये सारे टूल बहुत काफ़ी काम आते हैं। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। ये आपके टेक्स्ट से रिलेटेड कलर है, कलर हम कोई कर सकते हैं। ये हाइलाइटर है, अगर हमें कोई भी टेक्स्ट हाईलाइट वगैरह करना होगा तो हम उसके लिए हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर हमें ये हाईलाइट करना है तो ये हाईलाइट हो जाएगा। कंट्रोल जेड से अंडू हो रहा है। और ये एक जो है वो हमें कैरेक्टर स्पेसिंग के लिए फीचर है, यानी जितना हम रखना चाहें वो रख सकते हैं। मोर स्पेसिंग में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास और ज़्यादा फीचर मिल जाता है, क्या क्या है, तो आप इनको ट्राई आउट कर सकते हैं कि किस फीचर से क्या होता है। बाकी हम ये सारी चीज़ें डिटेल में बाद में सीखेंगे, जब हम एक्चुअल में चीज़ें डिज़ाइन कर रहे होंगे, तब जहाँ जो फीचर काम आएगा हम वो चीज़ सीखेंगे। ये स्ट्राइक थ्रू है, अगर आपको बीच में से कट करना हो कोई भी टेक्स्ट स्ट्राइक थ्रू तो इस तरीके से हो जाएगा। शेडो ये वाला है, शेडो से क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारा जो टेक्स्ट है वो मर्ज हो रहा है, अगर ये टेक्स्ट ही वाइट ही होता, अगर मैं शेडो ना दूं तो ये दिखेगा ही नहीं। तो जब बैकग्राउंड से थोड़ा सेपरेट करने के लिए जब हम चीज़ें करते हैं तो एक शेडो डाल देते हैं, इससे थोड़ा डेप्थ आ जाता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है। ऐसे ही अंडरलाइन फीचर है, कंट्रोल यू इसका शॉर्टकट है। इटैलिक, जब हमें टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहिए, कंट्रोल आई इसका शॉर्टकट है। कंट्रोल बी बोल्ड के लिए, नॉर्मली भी बोल्ड कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप इन सब चीज़ों टूल्स को ना ट्राई कर लीजिएगा। अब इसके साथ साथ हमारे पास कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कोई पैराग्राफ होता है हमारे पास, तो उससे रिलेटेड कोई कुछ चीज़ें, जैसे हमारे पास पॉइंटर्स हैं, तो ये पॉइंटर्स हैं, इनका स्टाइल हमें चेंज करना है। ये नंबर्स हैं, इनके अंदर काफ़ी और भी स्टाइल्स हैं, हम यहाँ पे अपने तरीके से भी चीज़ें कर सकते हैं। कुछ कुछ कस्टमाइजेशन है, जब हमारे पास जब इनकी रिक्वायरमेंट होगी तब हम इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। बट जहाँ पर ये चीज़ें होता है, ये इनका जो यूज़ केस है वो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको पॉइंटर्स लगाना होगा तो वो कहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर एक इंटेंट है, इंटेंट से क्या होता है, जब हमें इंटेंट मतलब टेक्स्ट को थोड़ा सा राइट में इंटेंट करना होता है। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये मेरा मेन लाइन है, ये उसके सब पॉइंट है, तो हमें एक इंटेंट, इसको थोड़ा सेपरेट करने के लिए इंटेंट दे सकते हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से बुलेट पॉइंट्स लगा सकते हैं, तो ये इंटेंट देने के काम आता है, रेदर देन कि हम इसको स्पेस यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे कि स्पेस में दूँ, हमें स्पेस बार बार देना पड़ेगा और वो एग्जैक्ट होगा या नहीं होगा बार बार, इसलिए हम इंटेंट का यूज़ करेंगे। अगर हमने इंटेंट एक बार दे दिया, इसको रिवर्स करना तो हम वापस भी इंटेंट ये कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे कुछ कुछ फीचर हैं जो हमें टेक्स्ट अलाइनमेंट में हेल्प करते हैं कि हमें लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है, राइट में रखना है, या पैराग्राफ स्पेसिंग रखनी है। ये पैराग्राफ जब हमारे पास आएंगे तब हम इसको आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो कि किस तरीके से ये काम में आता है। और पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ पे कुछ कुछ और फीचर भी हैं, 2 कॉलम 3 कॉलम, ये उस तरीके से डिवाइड हो जाता है। जब पैराग्राफ से रिलेटेड हम काम करेंगे तब ये वहाँ पे यूजफुल होता है। जितने भी फीचर हैं ये सारे, इनका मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब सब कुछ सीखने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या होता है। बिकॉज़ जब भी आपको उससे रिलेटेड काम आएगा तब आप यहाँ पे काम कर पाओगे। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे, जैसा-जैसा काम आएगा वो हम करेंगे यहाँ पे। तो आने वाली वीडियोज़ में जो भी हम डिज़ाइन करेंगे तो उन सब में इनका यूज़ केस एक-एक देख लेंगे। बट यू हैव टू नो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ये टेक्स्ट डायरेक्शन है अब हमारे पास, कि जिससे हम अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। स्ट्राइक कुछ-कुछ और ऑप्शन है। अलाइनमेंट है, अब जैसे ये एक बॉक्स है, अभी मैं आपको यूज़ केस इस बॉक्स पे करके दिखाता हूँ कि जैसे ये बॉक्स है, अब इसमें जो ये टेक्स्ट जो अलाइन है वो बॉक्स के बॉटम में है। अगर मैं इसको मिडल में करूँगा तो ये मिडल में हो जाएगा, जब इसको मैं टॉप में करूँगा तो टॉप में चले जाएगा। तो जब भी आपको टेक्स्ट को अलाइन करना होगा बॉक्स के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, जब भी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं हमारी, उनको हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट यानी कि कुछ इस तरीके से हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन हम अपने खुद के फ्लो चार्ट या स्मार्ट आर्ट बनाएंगे, बिकॉज ये सब तो हमारे पास पहले से ही है। बट एज अ डिज़ाइनर
हमें खुद के बनाने आने चाहिए, तो हम खुद के बनाना सीखेंगे। तो आई थिंक टेक्स्ट से रिलेटेड सारा हमने कवर कर लिया है। अब हम आ जाते हैं अपने शेप पे। ये शेप जो वाला सेक्शन है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यही सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, सबसे ज़्यादा हम शेप्स के थ्रू ही काम करने वाले हैं। तो आपको शेप्स की नॉलेज है, शेप से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें यहाँ पे पता होना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा शेप्स आपके माइंड में रहेंगी उतना ज़्यादा आप चीज़ से कनेक्ट कर पाओगे। जैसे कि हर चीज़ शेप से ही बनी है, जितनी भी आप देखोगे चीज़ें, चाहे आप ये यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब का एक फ्रेम है रेक्टेंगल टाइप का, वो एक शेप है। आप सर्च बार देख सकते हैं तो वो एक शेप है रेक्टेंगल। उसके अंदर बटन एक शेप होता है, मतलब आप कुछ भी चीज़ देख सकते हैं, वो सारा शेप से रिलेटेड होता है। तो शेप हमारे पास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो शेप में हमारे पास बहुत सारी शेप मिल जाती हैं, तो इन सबको आप ट्राई आउट कर सकते हैं अपने अपने यूज़ केस के हिसाब से। हम शेप को यूज़ करेंगे, बट आप एक बार यहाँ पे जाके सारे शेप बना के देख लीजिएगा, क्योंकि आपको हो सकता है कि कभी याद ना रहे कि आप ऑलरेडी आपके पास ये शेप थी और आप कहीं से फाइंड आउट कर रहे हैं, कहीं थर्ड पार्टी से या फिर थर्ड प्लेटफॉर्म से आप ढूंढ रहे हैं या खुद का बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो ऑलरेडी शेप है आपके पास। तो यहाँ पे आप सारी शेप देख सकते हैं। तो शेप में सबसे पहले हम अपना एक टेक्स्ट बॉक्स देख लेते हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, कि जो हमारे पास जितने भी हम चाहे टेक्स्ट बॉक्स अपना यहाँ पे लेके बना सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ जो बार बार यूज़ होने वाली है। जैसे कि एक हमने सीखा था कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, इससे क्या हो रहा है, कॉपी एंड पेस्ट हो जाता है। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये ना करना पड़े और मैं डायरेक्टली इसको इसकी एक कॉपी निकाल लूँ, तो कंट्रोल शिफ्ट एक साथ दबाएंगे, उसके बाद माउस से क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे, राइट की साइड ड्रैग करेंगे, तो एक तो इसका दो फीचर, एक तो ये एक कॉपी जनरेट कर दे रहा है, तो जो भी फॉर्मेटिंग सारा कुछ होगा वो रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा ये अलाइन रहेगा उसी चीज़ में। अगर आप इस तरफ कॉपी निकालेंगे तो इस तरफ अलाइन रहेगा, इस तरफ कॉपी निकालेंगे तो इस तरफ अलाइन रहेगा। तो ये सबसे ज़्यादा काम आता है हमारे। ये वाला फीचर आप सीख लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ कॉपी निकालने वाला, कि इससे काफ़ी सारे हमारा जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। अब हमने टेक्स्ट बॉक्स सीख लिया, अब मैं लाइन के बारे में बता देता हूँ। लाइन का बेसिकली यूज केस ये है कि लाइन आप कई जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कई जगहों को सेपरेट करने के लिए लाइन का यूज़ हो सकता है। आप यहाँ पे अब जो चीज़ हम कॉपी करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ड्रैग कर रहे थे, वो किसी भी चीज़ पे कर सकते हैं। जैसे हमने लाइन पे कर ली, आप इन चीज़ों को सेपरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं लाइन को। अगर किन्हीं दो चीज़ों को कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम कनेक्ट कर सकते हैं लाइन को इस तरीके से। अगर हमें लाइन में भी हमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिख जाते हैं। अगर मान लीजिए कि लाइन में मुझे दिखाना है कि इसका पहले वेट देख सकते हैं कि कितना थिकनेस इसका रखना है, वो रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक डैश आता है कि लाइन का जो डिज़ाइन है वो कैसा होना चाहिए। कई सारे फ्लो चार्ट, कई सारे डायग्राम बनाने के लिए हमें लाइन डिफरेंट डिफरेंट लाइन चाहिए होती है, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे मिला हुआ है। उसके बाद एरो। अब एरो के लिए हम एक और हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक सिंगल एरो वाला है लाइन, बट हम ये कोई भी लाइन है उसमें अपने टाइप का एरो रख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये चीज़ कनेक्ट कर रही है, कोई चीज़ हमें कनेक्टिंग करते दिखानी है, तो फिर हम ये वाली लाइन यूज़ कर लेंगे। और अगर हमें दोनों तरफ का चाहिए तो हम इसी लाइन में भी दोनों तरफ का कर सकते हैं सिलेक्ट, इस तरीके से। जब आप लाइन में जाएंगे तो आपको कई सारे और ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे ही आप मोर एरोज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास पूरा सारा कुछ ओपन हो जाएगा एक एक चीज़ से रिलेटेड, कि कितना साइज रखना है, कितना क्या स्टाइल चाहिए आपको लाइन में, बिगिन एरो टाइप कैसा होना चाहिए, एंडिंग एरो टाइप कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे सारे लाइन से रिलेटेड हमारे पास चीज़ें होंगी। तो जब जब यूज़ केस आएगा तो हम यूज़ करेंगे इस तरीके से। तो लाइन की इंपॉर्टेंस आपको पता लग गई होगी, लाइन किस किस तरीके से हमारे पास काम आने वाली है। अब मैं बता देता हूँ, ये हमारे पास स्क्वायर स्क्वायर है, स्क्वायर रेक्टेंगल हम इससे बना सकते हैं इजीली। इसके चार पैसेज हैं। जैसे अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो यहाँ से दोनों का जो लेंथ एंड हाइट एंड विड्थ है वो सेम कर देंगे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इस तरीके से बाकी चीज़ें, तो स्क्वायर हमारे काम हो सकता है। जैसे हमें कोई चीज़ अगर स्क्वायर में रखनी है तो डिज़ाइन के पर्पज़ से तब हम दिखाएंगे कि यहाँ पर अगर मुझे इसके ऊपर कोई टेक्स्ट रखना है तो मैं ये रख सकता हूँ।
इसका हम कलर, इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक शेप फॉर्मेट ओपन हो जाता है। शेप फॉर्मेट यानी उससे रिलेटेड जितने भी कस्टमाइजेशन है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसलिए ऑटोमेटिकली जैसे ही आप कोई भी शेप चूज़ करोगे, जैसे मैं यहाँ डिलीट कर रहा हूँ तो शेप फॉर्मेट यहाँ पे देखोगे आप गायब हो रहा है। अब जैसे ही मैं दोबारा स्क्वायर लेता हूँ या, तो ये मेरे पास उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें होगी कि मुझे इसकी आउटलाइन चाहिए या नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं आउटलाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। यहाँ पे ये शेप ऑप्शन है, ये टेक्स्ट ऑप्शन है। जो टेक्स्ट स्क्वायर के अंदर मैं जो टेक्स्ट लिखूंगा ये उसके ऑप्शंस है, ये बाहर के ऑप्शन नहीं है। अगर मैं यहाँ से टेक्स्ट लिख रहा हूँ और टेक्स्ट का कलर मुझे कुछ और करना है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। पहले मुझे टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद मैं चेंज कर सकता हूँ। तो बॉक्स के अंदर हम अलग से रख सकते हैं। एक ऑप्शन होता है कि हम जो है बॉक्स के ऊपर अपना टेक्स्ट भी रख सकते हैं इस तरीके से। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शन। ये हम कुछ कुछ चीज़ों पे देखेंगे कौन सी जगह पे हमें अंदर टेक्स्ट लिखना चाहिए, कौन सी जगह में एक के ऊपर एक चीज़ रखनी चाहिए। ठीक है, अब हमारा बॉक्स आ गया। उसके बाद हम ये सर्कल आ गया हमारे पास। एक हमारे पास राउंडेड, ये आप यहाँ से भी शेप एक्सेस कर सकते हैं शेप फॉर्मेट के अंदर, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास राउंडेड रेक्टेंगल आ गया। राउंडेड रेक्टेंगल इस तरीके से हम इसकी राउंडनेस कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद ट्राइंगल है हमारे पास। ट्राइंगल का भी हम यूज़ केस देखेंगे किस किस तरीके से हम इनको शेप से, इन शेप्स की हेल्प से हम काफ़ी सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने वाले हैं। तो वो है। उसके बाद कनेक्टिंग टूल होते हैं। जैसे अगर हम कोई फ्लो चार्ट या कुछ कनेक्टर हमें बनाने हैं तो इस तरीके से जो ये कनेक्टिंग टूल है, जो हमारे पास लाइन में ऑप्शन थे वो सारे ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है। यहाँ भी हम एरो वगैरह लगा सकते हैं। ये हमारे पास एक और कनेक्टिंग, और यहाँ से हम इनकी पोजिशनिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं ये एरोज से। एक बार ये कनेक्ट हो गए तो आप कहीं भी इसको मूव कर सकते हैं, वो कनेक्टेड ही रहेगा। अब कनेक्शन के बाद ये काफ़ी सारे और शेप्स हैं जो हम मल्टीपल जगह पे यूज़ करेंगे। इन सारी शेप को एक बार आप ड्रॉ करके देख लेना। जैसे आप एम्प्टी स्लाइड पे बस आप फटाफट फटाफट इन सबको एक बार ड्रॉ करके देख लेना, क्योंकि जब तक आप फील नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि हाँ एक्चुअल में कैसे वो कंट्रोल, कितना कंट्रोल करने पे क्या चीज़ हो रही है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें एक ऑप्शन है हमारे पास कस्टम शेप का। ये वाला जो ऑप्शन होता है कस्टम शेप में, क्या होता है कि हम किस कस्टम शेप बना सकते हैं। जैसे ये ऑलरेडी शेप है, अगर मुझे अपने मन की कोई शेप बनानी है, जैसे मान लेते हैं मुझे ये एरिया कवर करना है टेक्स्ट के अलावा, तो ये मैं कवर कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी कस्टम शेप बन गई। इसकी मैं आउटलाइन का भी कलर कर सकता हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें और कर सकता हूँ। तो ये मेरी कस्टम शेप बन गई। अब इसके बाद जब हमारा शेप का सेक्शन खत्म हो जाता है तो एक और चीज़ आती है, वो होता है अरेंज। अरेंज में क्या होता है कि जो भी हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, ये एक्चुअली काम कैसे कर रहा है, मैं एक बार बता देता हूँ स्लाइड्स पे कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये हमने बनाया, या ऑब्जेक्ट हो या टेक्स्ट हो, पावरपॉइंट पे कैसे काम कर रहा है। अब मैंने इसके ऊपर एक और चीज़ रखी, तो अब वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बट वो ऑलरेडी प्रेजेंट है वहाँ पे, वो है। तो यानी कि जो भी, अब मैं इसके ऊपर एक और चीज़ बना देता हूँ, तो ये भी है। तो ये क्या हो रहा है कि ये लेयर बाय लेयर के ऊपर लेयर ऐसे काम हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। जो भी मैं नई चीज़ें बनाऊंगा वो हमेशा टॉप पे रहेगी, इस तरीके से। अब मैं इसके बाद कोई और चीज़ बनाऊंगा तो वो टॉप पे रहेगी। यानी भले ही अगर मैं इसको साइड कर देता तो दिखेगा, बट अगर मैंने ऐसे कर दिया तो वो हाइड हो जाएगा, बिकॉज लेयर एक के ऊपर एक रखी जा रही है। लेयर यानी कि ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट बुक जो भी है वो आपका ऐसे काम करता है। तो इसलिए आपको जरूरत पड़ेगी ये जो हमने अभी सिलेक्शन में देखा था, यहाँ पर अरेंज का। अरेंज में सेंड टू बैकवर्ड, तो ये एक पीछे चले जाएगा। ब्रिंग फॉरवर्ड, एक फॉरवर्ड आ जाएगा। अगर मैंने सेंड टू बैक कर दिया तो ये सबसे लास्ट में चले जाएगा। अभी जैसे ये सिलेक्टेड ही है, अगर मैं इसको ब्रिंग टू फ्रंट करूंगा तो ये सबसे फ्रंट में आ जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस है। उसके बाद एक ऑप्शन है हमारे पास, अब मैं आपको और चीज़ दिखा देता हूँ इस तरीके से। अभी मैं आपको रोटेट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो रोटेट से रिलेटेड क्या होगा कि जैसे ही ये शेप फॉर्मेट है तो यहाँ पे हमारे पास रोटेट का लगा आ जाता है। अगर आप होम से एक्सेस करोगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास।
तो रोटेट का यही है कि आप जैसे जो भी ट्राई करोगे ये ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाता है। इस तरीके से रोटेट हो गया। अगर हम दूसरा वाला रोटेट करते हैं तो ये हो जाएगा। अगर हमें फ्लिप करना है, जैसे फ्लिप के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि फ्लिप का क्या सीन है। फ्लिप यानी कि बेसिकली मिरर वगैरह चीज़ें करना। यानी कि अगर मुझे फ्लिप करना है, ये मैं दूसरा ऑब्जेक्ट इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको फ्लिप का डिफरेंस समझ आ पाए। जैसे अगर आपने फ्लिप वर्टिकली करा है तो ये वर्टिकली आपका फ्लिप हो जाएगा, उल्टा हो गया, अपोजिट वर्टिकली हो गया। अगर अभी मैंने कंट्रोल जेड करा है, अगर आप फ्लिप हॉरिजॉन्टली करते हो तो जो चीज़ पहले इधर थी वो इधर आ जाएगी। इस तरीके से फ्लिप हो रहा है। तो ये फ्लिप के कुछ कुछ फीचर है। हम कुछ कुछ फ्लिप का काफ़ी ज़्यादा यूज़ केस रहता है जब हमें मिरर दिखाना होता है ऑब्जेक्ट्स का, तब हम फ्लिप का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन पेन बता देता हूँ। सिलेक्शन पेन में आपके स्लाइड पे जितने भी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रखे हो। जो मैं कह रहा था कि आपको दिखेगा नहीं, बट काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट इसके पीछे हैं। तो जैसे हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा, बट जैसे ही हम सिलेक्शन पेन में जाएंगे तो हमें यहाँ पे पता लग जाएगा अच्छा कितने आइटम है, और हम यहाँ से इनको चीज़ें को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी सेम कलर है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, डिफरेंट कलर कर सकते हैं हम। इस तरीके से तो सिलेक्शन पेन में आपके जितने भी ऑब्जेक्ट हैं और इनको आप रीनेम वगैरह भी कर सकते हैं। रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2, इस तरीके से आप रीनेम करके जब भी आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, जब आपके पास मल्टीपल यहाँ पे ऑब्जेक्ट होंगे, टेक्स्ट हो बॉक्स होंगे, इमेजेस होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, तब आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप सिलेक्शन पेन से इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हो अपने सारे ऑब्जेक्ट्स को। उसके बाद कुछ क्विक स्टाइल है। क्विक स्टाइल में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम डायरेक्टली हमें मैनुअली जाके कलर वलर सेलेक्ट नहीं करना, और कुछ यहीं से ही हमें पसंद आ जाता है तो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। बट एज अ डिज़ाइनर हम अपने खुद के स्टाइल बनाएंगे जो भी हमारा रिक्वायरमेंट होगा। ये शेप से रिलेटेड वही है, शेप फिल कोई भी कलर हम कर सकते हैं, आउटलाइन हम कोई भी कर सकते हैं जो हमारे आएगा। आउटलाइन के फीचर्स जो हमें लाइन में मिल रहे थे वो यहाँ भी मिलते हैं, क्योंकि ये भी बेसिकली आउटलाइन एक जो शेप है उसकी आउटलाइन है, वो भी लाइन ही है। तो इस तरीके से शेप इफेक्ट होते हैं, कुछ कुछ शेप इफेक्ट होते हैं कि जो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जैसे शेडो हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, एक तरीके से काफ़ी सारे। तो हम इनका भी यूज़ केस सीखेंगे। ग्लो हम डायरेक्टली इनका यूज़ केस नहीं सीखेंगे, बट इनका कहाँ कहाँ पे क्या क्या यूज़ केस हो सकता है, कैसे हम ये सारे जो ऑप्शन है हमारे लिए यूज़फुल हो सकते हैं कई जगह पे, तो वहाँ पर हम सीखेंगे। और तो आप इन लोग को भी ट्राई कर सकते हैं, और इनके भी काफ़ी सारे, अगर आपने शेडो में देखोगे तो शेडो में काफ़ी सारे ऑप्शन है। आप शेडो को भी बहुत ही डिटेल में जाके आप यहाँ पे एक चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी हो गया, साइज़ हो गया कि शेडो का साइज़ क्या रखना है, कितना ब्लर रखना है, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो आप इस इतनी डिटेलिंग में पावर पॉइंट में जा सकते हैं। तो जब जब हमारे पास जैसे जैसे यूज़ केस आएंगे हम इन सबको देखेंगे। जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे थे वो सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे, और आप सारे कंट्रोल यहाँ से कर सकते हो उनको डिटेल में, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं पावर पॉइंट में, जो हम दूसरे टूल पे डिपेंड नहीं होना पड़ता, हम यहीं पे एडजस्ट कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस है। फाइंड एंड रिप्लेस यानी कोई जो फाइंड करना है हमें कोई टेक्स्ट, तो हम यहाँ पे जाके कोई भी टेक्स्ट फाइंड कर सकते हैं, वो आ जाएगा। रिप्लेस करना हो तो उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। रिप्लेस ऑल करना है तो जहाँ जहाँ वो सब जगह होगा वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। ये कुछ सिलेक्टेड है, जो हमने सारी चीज़ें देखी ऑप्शन वही है। सिलेक्ट ऑल यानी कि जो भी सिलेक्टेड होगा वो, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट तो जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो हो गया सिलेक्ट। सिलेक्शन पेन होगा तो सिलेक्शन पेन खुल जाएगा हमारा, इस तरीके से। ये कुछ कुछ और फीचर हैं एडिंग्स वगैरह, इनका हमें ज़्यादा अभी यूज़ केस नहीं आएगा। ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। एडिस मतलब जैसे एक्सटेंशन होता है, वैसे ही यहाँ पे पावर पॉइंट के लिए कुछ एक्सटेंशन होते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। आप किसी इंडस्ट्री में और कोई अच्छा सा एक्सटेंशन अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप एक्सटेंशन भी ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको अलाइनमेंट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि अलाइनमेंट किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को जो भी हमारे पास होंगे वो अलाइनमेंट कैसे उनको कर सकते हैं। एक पावर पॉइंट में हमारे पास फीचर होता है, जैसे अ, मैं आपको यहाँ पर कुछ शेप्स ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अब ये मेरे पास कई सारी शेप्स हैं,
अब मैं चाहता हूँ कि इन मेरे पास जो ये 4 बॉक्सेस हैं, इनको मैं अलाइन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये ना एक लाइन में आ जाएँ। तो जब अब ये सारे बॉक्सेस हॉरिज़ॉन्टली प्लेस्ड हैं, मैं इनको हॉरिज़ॉन्टली लाइन में लेके आना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सारे बॉक्सेस को सिलेक्ट करूँगा इस तरीके से, और यहाँ पर जाऊँगा। यहाँ पर आप देखेंगे शेप फॉर्मेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपीयर हो जाएगा जैसे आप शेप को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर ये अलाइनमेंट का एक सेक्शन है। अब इसमें मुझे क्या करना है, मुझे करना है इनको अलाइन मिडल। तो जब हम हॉरिजॉन्टली चीज़ें करते हैं, जो उनको अलाइन करते हैं, तो उनको अलाइन करते हैं, और ये जो अलाइनमेंट होगी वो इस इनके बिहाफ पे होगी। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो जैसे ही मैं इनको अलाइन मिडल करूँगा, ये एक लाइन में आ जाते हैं। ये सारे के सारे एक लाइन में आ जाते हैं। बट ये अभी भी इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, यानी कि जो ये फर्स्ट बॉक्स है और ये लास्ट बॉक्स है, इसके जो मतलब इन सब के फर्स्ट और लास्ट और ये सारे सेकंड एंड थर्ड, इन सब का जो डिस्टेंस है वो अनइवन है अभी भी। अगर मुझे वो भी ठीक करना है तो मैं दोबारा अलाइन पे जाऊंगा और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली क्लिक कर दूंगा। तो अब ये बिल्कुल ही एक तरीके से इक्वल डिस्टेंस पे हॉरिजॉन्टली अलाइन हो चुके हैं। अब अलाइनमेंट के थोड़े से और फीचर को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं इस बॉक्स को ऊपर कर देता हूँ। अब जब मैं यहाँ पे अलाइन टॉप करूँगा तो ये ऊपर की तरफ हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलाइन हो जाएंगे। सेम एज बॉटम, कि अगर मैं इनको अलाइन बॉटम करूँगा तो ये बॉटम की तरफ हो जाएगा। अब जब हमने अलाइन टॉप करा था तो वो इस ऑब्जेक्ट के प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हो रहा था, क्योंकि हमने ये सिलेक्ट करा था और ये बॉटम था, तो ये इस वाले के अकॉर्डिंग हो रहा था। अगर मैं दोबारा आपको बॉटम का करके दिखाऊँ एक बार इस तरीके से, तो जो भी बॉटम होगा वहाँ पे वो अलाइन हो जाएगा। अब एक बार लेफ्ट अलाइनमेंट एंड राइट अलाइनमेंट भी देख लेते हैं। अगर हमारे ऑब्जेक्ट इस तरीके से, मैं इनको अगर लेफ्ट अलाइन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये गायब हो गए हैं, बट एक्चुअली में ये गायब नहीं हुए, ये अभी प्रेजेंट है ये। लेकिन ये सारे लेफ्ट अलाइन हो गए थे जो फर्स्ट बॉक्स था उसके। अब हम एक वही सेम लेफ्ट अलाइन इन चारों बॉक्सेस का करके देखते हैं। अब ये यहाँ पे लेफ्ट अलाइन हो गए। अब सिमिलरली यहाँ पे भी मुझे इक्वल डिस्टेंस में करने हैं, तो मैं यहाँ जाऊँगा। अब मैं करूँगा डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। पहले हम हॉरिजॉन्टली कर रहे थे, अब हम वर्टिकली कर रहे थे, तो डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली करूँगा तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली हो जाएगा। ये एक अलाइनमेंट का ये सीन फीचर है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को, टेक्स्ट बॉक्सेस को, काफ़ी जो भी चीज़ें होंगी हमारी इमेजेस वगैरह को, ये अलाइनमेंट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है कि इस तरीके से हम बहुत जल्दी जल्दी अपनी अलाइनमेंट कर सकते हैं। अब नाउ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर ग्रिड लाइन और गाइड्स, जब भी आप किसी भी स्लाइड पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ग्रिड्स एंड गाइड्स होता है, इसको हम लोग ऑन कर लेंगे। यहाँ पे गाइड्स, जैसे ही मैंने गाइड्स करा तो ये दो लाइन आ गई हैं। ये एक्चुअली फिर जब आप प्रेजेंट करते हो तब ये दिखती नहीं है, बट जब आप वर्क कर रहे होते हो, व्हेन यू आर वर्किंग, तब ये शो होती हैं। ये हमें हमारे जो थ्रू आउट द स्लाइड्स है उनमें ऑब्जेक्ट कंसिस्टेंट रखने के लिए हेल्प करती हैं। जैसे कि अगर ये गाइड नहीं होती, मान लेते हैं कि मैंने ये सेंटर में रख दिया है इस तरीके से, और अभी मैं गाइड्स ऑफ कर देता हूँ, तो अगर कोई बॉक्स यहाँ पर भी है इस तरीके से, यहाँ पर मैं लेता हूँ, तो आई डोंट नो कि ये अभी सेंटर में है या नहीं। ये एक्चुअली में जो गाइड हेल्प है उसकी वजह से तो आ गया है, बट अगर मैं कहीं भी प्लेस करूँ तो जैसे, तो अब मैं बता नहीं सकता ये सेंटर में है या नहीं। अगर मुझे सेंटर में रखना है तो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे स्टेप दोबारा करने पड़ेगा, यहाँ से मैच करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे रखना पड़ेगा। बट मेरे पास ऑलरेडी अगर गाइड्स पहले से होंगी तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ये यहीं पर भी नहीं, अगर मुझे इस तरीके से रखना है ऑब्जेक्ट अपना, और ये वाला ऑब्जेक्ट भी इस तरीके से लगा, तो अब मैं इजीली इनको प्लेस कर सकता हूँ और ये सेम जगह पे है। ऐसे ही हमारे पास होती है ग्रिड लाइंस। अब ग्रिड लाइंस और डिटेल में हो जाती है कि ये पहले से ही ग्रिड लाइंस हमारे पास होती है, तो अब ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है हमें मार्जिन्स वगैरह रखने में। कि जो हमारी हेडिंग है, सपोज करते हैं कि हम यहाँ पर हेडिंग रख रहे हैं, हेडिंग 1। अब मैंने इस ग्रिड लाइन के बीच में रखी हुई है,
अब जो मैं स्लाइड पे जहाँ भी मेरी हेडिंग टू हो गई यहाँ पे, तो इस तरीके से मैं काफ़ी ईजिली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि हाँ, मेरी जो हेडिंग है वो इस वाले ग्रिड बॉक्स के अंदर ही है। तो ये हेल्प करता है जब आप मास्टर स्लाइड बनाओगे कि कहाँ पे कंसिस्टेंट रहना चाहिए। जब भी स्लाइड स्विच हो रही होंगी तो आपकी जो टेक्स्ट के वो है अलाइनमेंट, उसमें वो बाउंस नहीं कर रहे होंगे। मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कहीं भी टेक्स्ट रख देते हैं इस तरीके से, जैसे अभी क्या हो रहा है, टेक्स्ट बाउंस कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे होगे हेडिंग 1 कहीं पे है, हेडिंग 2 नीचे आ गया, हेडिंग 2 और ये वाला भी ऊपर आ गया। तो अगर हमारे पास ग्रिड्स हैं और हमारे पास गाइड्स हैं तो ये काफ़ी टास्क ईजी हो जाता है। अब जैसे मैं इनकी कॉपी भी निकाल सकता हूँ, यहाँ पर जाके ऐड वर्टिकल गाइड करूँगा तो एक और आ जाएगी। एक ये है और इसका एक शॉर्टकट होता है, इसको राइट क्लिक करके हम डिलीट भी कर सकते हैं। एक शॉर्टकट होता है कि कंट्रोल के साथ अगर आप होल्ड करेंगे तो ये कॉपी बन जाता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक कॉपी निकाल ली। इस तरीके से मैं यहाँ पे इसकी भी कॉपी निकाल लेता हूँ एंड एक और कॉपी निकाल लेता हूँ एंड एक और कॉपी निकाल लेता हूँ। नाउ सपोज कि कोई भी अगर इधर हेडिंग है या मुझे इस जगह पे एक बॉक्स बनाना है कि यहाँ पे कुछ बॉक्स बन जाए, और जूम करने के लिए आप सीधा कंट्रोल के साथ स्क्रॉल व्हील जो होता है आपके माउस का वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर लैपटॉप में अगर है टच पैड तो आप जैसे स्क्रीन को जूम करते हैं अपने मोबाइल की, वैसे आप कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने एक बॉक्स रखा है इस जगह पर, ब्लैक कर। अब जितने भी अब मैं अगर मैंने गाइड्स और ग्रिड्स मेरे पास हैं तो मैंने अपने बॉक्स को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अब मैं जब चाहूँ मैंने इसको स्लाइड को डुप्लीकेट कर लिया कंट्रोल डी से। अब ये बॉक्स यहीं पे रहेगा। अगर मैं कोई दूसरी चीज़ यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस करना चाहता हूँ इसी बॉक्स के अंदर तो मैं कर सकता हूँ बिना मतलब कि एज्यूम करे। मतलब यहाँ पे ये मेरी हेल्प कर रहा है कि मैं उसी बॉक्स के अंदर ही रह रहा हूँ, कुछ भी चीज़ें मुझे करनी है तो उसी बॉक्स के अंदर है। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें कंसिस्टेंट हो जाती हैं काफ़ी ज़्यादा। आपको बार बार गैस मारने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा बॉक्स कहाँ पे था या क्या नहीं था। आप अपनी हेडिंग कंसिस्टेंट रख सकते हैं, आप अपनी चीज़ें ऑब्जेक्ट कंसिस्टेंट रख सकते हैं। तो एक प्रीमियमनेस आती है जब आपकी सारी चीज़ें कंसिस्टेंट रहती हैं पीपीटी में, तो वो प्रीमियमनेस फील देती है एक। अब हम इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे और इंसर्ट टैब के अंदर देखेंगे कि क्या क्या फीचर हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो स्लाइड से रिलेटेड ही आ जाता है, न्यू स्लाइड विद कोपायलट, ये कोपायलट से रिलेटेड टेबल। टेबल थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि टेबल्स की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है प्रेजेंटेशन वगैरह में। टेबल्स हमें बार बार बनानी पड़ती है। तो लेट्स से एक टेबल ले लेते हैं। टेबल से रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ कि टेबल भी हमें डिज़ाइन करनी पड़ेगी। टेबल से रिलेटेड हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, बट हमें जब हमें कस्टमाइज टेबल बनानी पड़ेगी तो हम कैसे बनाएंगे इस तरीके से। जैसे हेडर रो है, हेडर रो हमें नहीं चाहिए तो हेडर रो हट जाएगी इस तरीके से। बट दीज आर जस्ट यू नो प्री टूल्स, जो मतलब पहले से ही टूल्स हैं जो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं जो नॉन डिज़ाइनर। बट एज अ डिज़ाइनर अगर हमें ये टेबल रीडिज़ाइन करनी है तो हम किस किस तरीके से कर सकते हैं वो थोड़ा हम देख लेते हैं। अब जैसे भी मैंने बताया कंट्रोल शिफ्ट सी के साथ जब भी मैं ड्रैग करूँगा किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ को तो वो कॉपी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें इससे रिलेटेड क्या चीज़ है, जब भी मैं टेबल सेलेक्ट करूँगा, टेबल को इनको बोलते हैं सेल, ये सेल होते हैं टेबल के। और जब भी और ये ऐसे जब हम सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारे कॉलम्स होते हैं। जब मैं ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये रोज़ होती हैं। इनको आप हमेशा याद रखिएगा कि इनको रो कहते हैं, इनको कॉलम कहते हैं। उसके बाद अब मैं कुछ कुछ फीचर, जैसे हमें इनका सबका मुझे कलर ब्लैक करना है तो सबका ब्लैक हो जाएगा। अभी आप देख रहे होगे ये कुछ वाइट वाइट लाइन आ रही है, ये बॉर्डर्स होते हैं। तो मैं चाहूँ तो अपने टेबल से सारे बॉर्डर्स हटा सकता हूँ। मैंने अभी यहाँ पे क्लिक करके नो बॉर्डर करेगा तो ये सारा बॉर्डर हट गया। बट ये है ही कभी भी टेबल ही, इसके अंदर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं बट बॉर्डर्स नहीं है, इस वजह से हमें एक ब्लॉक लग रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ जो मेरे जो हेडिंग रो है उसके ऊपर मुझे बॉर्डर चाहिए, तो मैं यहाँ पे आके ऑल बॉर्डर कर दूंगा। अभी मुझे ऑल बॉर्डर दिखाई नहीं दे रहा बट वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मैं दूसरा कलर कर लेता हूँ ताकि हमें वाइट पे दिखता रहे। मैं सारे सेल का कलर अभी के लिए
वाइट कर देता हूँ या फिर ग्रे कर देता हूँ ताकि आपको दिखता है। तो जिस तरीके से मैंने जैसे ही टेबल में ऑल बॉर्डर करा तो चारों तरफ बॉर्डर आ गया। अब मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मैं चाहता हूँ ये लाइन ना हो, बस मुझे चारों तरफ बॉर्डर चाहिए। तो यहाँ पे नो बॉर्डर में दोबारा करूँगा एंड आउटसाइड बॉर्डर कर दूंगा। तो मैंने जितना भी सिलेक्ट करा था उसके आउटसाइड पे एक बॉर्डर बन गया है। जैसे अगर मुझे पूरे टेबल पे चाहिए तो मैं पूरे टेबल पे बॉर्डर कर दूंगा इस तरीके से। अब मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पे एक डिफरेंट कलर कर देता हूँ ताकि हम एक टेबल का मुझे लगा रहा है, पता लग रहा है हम लोगों को कि ये हमारे जो भी हेडिंग आती है वो आ जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, मतलब मुझे सिर्फ जो हॉरिजॉन्टल है वो वाली लाइनें दिखानी है टेबल के, इस तरीके की मुझे टेबल बनानी है। तो यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टल इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर ये करेंगे, आपको हो जाएगा। इसी तरीके से वर्टिकल वाला ऑप्शन भी उधर ही अवेलेबल है। आप टेबल डिज़ाइन पे जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर इस तरीके से। अगर आपको दोनों चाहिए एक साथ तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनसाइड बॉर्डर कर सकते हैं और दोनों एक साथ आ जाएंगे। अगर आपको सिर्फ टेबल के बॉटम पे कुछ चाहिए तो आप पूरा रो सेलेक्ट करेंगे और उसके बॉटम पे ये कर देंगे। ध्यान रखिए जो भी ये बॉर्डर हो रहे हैं, ये बॉर्डर जो हो रहा है वो एक सेल पे हो रहा है। अगर मैं नहीं सिलेक्ट करता ये पूरा और सिर्फ यहीं पे करके बॉटम करूँगा या कुछ भी करूँगा तो वो सिर्फ इस सेल पे ही एप्लीकेबल है, सिर्फ इस सेल पे एप्लीकेबल है। तो इसलिए आपको जो जो चाहिए डिज़ाइन तो आपको उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा सेल सेलेक्ट करते हैं। तो आप किसी भी एक सेल को ईजिली, जैसे मुझे मान लीजिए ये सेल पे करना है तो टॉप का मैंने बना दिया। अब मुझे टॉप वाला चाहिए इस तरीके से मैंने कर दिया। अब मुझे लेफ़्ट चाहिए तो लेफ़्ट भी लगा दिया, अब मुझे राइट चाहिए तो मैंने राइट भी लगा दिया। एक अलग पूरा ही हमारे पास डिटेल में कस्टमाइजेशन लेवल पे है ये सारा कुछ, तो हम ऐसे कर सकते हैं। किसी चीज़ को जब हमारे पास मल्टीपल डेटा होगा तो किसी चीज़ को हाईलाइट करना है तो उसका बॉर्डर हम अलग कर देंगे हाईलाइट करने के लिए। तो ये ऐसे काम होता है। तो टेबल डिज़ाइन के लिए यही है, काफ़ी सारी चीज़ें आप इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं अच्छे से। अगर मुझे डिफरेंट कलर का चाहिए तो पहले टेबल में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको बॉर्डर कोई लगाना है तो आप बाद में कलर चेंज नहीं कर सकते। मतलब जैसे ब्लैक है, अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दूँ, रेड कर दूँ, तो मुझे अब जाके यहाँ पे रेड करना पड़ेगा। और अगर इस चीज़ को बचने के लिए तो आप पहले से ही रेड कलर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब रेड सेलेक्ट रहेगा तो अगले जो बॉर्डर होंगे वो रेड ही होंगे इस तरीके से। तो आपको पहले कलर चेंज करना पड़ेगा अगर कोई भी चीज़ें अगर आपको करना है तो इस तरीके से, और अदरवाइज बाद में फिर एक एक करके करना पड़ेगा। बट दैट्स नॉट एन इशू, आप एक बार कलर चेंज करें और अपना बॉर्डर कर सकते हैं। तो ये सारे टूल हैं, इनकी थिकनेस वगैरह सारा कंट्रोल हो सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। इनकी लाइनें आप कंट्रोल कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये टेबल से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें थी जो आप अब जब भी पावर पॉइंट में टेबल करेंगे तो आप टेबल को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो टेबल पहले से दी हुई है आप सिर्फ उन्हीं को यूज़ कर सकते हो, आप अंदर जाके डिटेल में जाके भी ये सब चीज़ें कर सकते हो। अब हम इंसर्ट में टेबल के बाद पिक्चर से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें देख लेते हैं। पिक्चर से रिलेटेड यही है कि हम यहाँ से पिक्चर्स वगैरह कहीं से भी पिक्चर्स उठा सकते हैं, या फिर हमारे पास जो भी कोई एक इमेज होगी, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये इमेज है तो मैं इस इमेज को उठा के यहाँ पर रख लेता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। और एक और चीज़ है जो सबसे बड़ी गलती होती है पिक्चर्स में पावर पॉइंट को लेके, वो क्या होता है, आप इसको स्क्वीज कर देते हो। जैसे जगह नहीं है तो आप इसको ना स्क्वीज कर दोगे, इस तरीके से दबा दोगे। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, इससे पूरी ओरिजिनलिटी चली जाती है पिक्चर की। आप कभी भी पिक्चर को छोटा बड़ा करना है, आप हमेशा उसको कॉर्नर से ही करोगे, किसी भी कॉर्नर से ही, चाहे कोई भी कॉर्नर पकड़ लीजिए ताकि उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो बनी रहे। आपको छोटा करना है आप छोटा कर दीजिए इस तरीके से। पिक्चर्स को सही तरीके से, अब वो उसका साइज़ अलग है, काफ़ी सारे मल्टीपल तो उनको एक साइज़ में लेके आना पड़ता है, ये प्रॉब्लम काफ़ी होती है। बट ये हम डिज़ाइन करना सीखेंगे आगे वाली वीडियोज़ में, जब भी कि पिक्चर्स को एक अच्छे साइज़ में कैसे अलाइन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। जैसे हमारे पास अलाइन वाला हमने फीचर जो देखा ही था लास्ट क्लास में, तो वो हम अलाइन यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे और भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम। यहाँ पे फ़ोटो एल्बम भी आप ट्राई कर सकते हो, कैमियो भी
ये जब हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो अपना कैमरा एक्सेस कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में। शेप्स वही जो हमने यूज़ करे थे, अभी हमने देखे थे, ये सब वही है। आइकन्स हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आइकन्स और इमेज में ये डिफरेंस रहता है कि आइकन यहाँ पे जो होता है ये एसवीजी फॉर्मेट में है। अगर आप एसवीजी फॉर्मेट में कोई भी आइकन लेके आते हैं तो आप इसको कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका मन चाहे कलर हो। लेकिन अगर आप आइकन की जगह ये अगर इमेज फाइल होती है यही, जैसे मान लेते हैं मैं इसको कॉपी करके पेस्ट एज इमेज कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, अगर मैंने ये आइकन है, अगर मैं मुझे इस चीज़ को एज अ इमेज पेस्ट करना है तो मैं एज अ इमेज कर सकता हूँ इसको। अब मैं ये पिक्चर फॉर्मेट आ रहा है ऑप्शन, क्योंकि ये पिक्चर बन चुका है। तो पिक्चर रिलेटेड चीज़ें हो गई हैं, अब मैं पिक्चर रिलेटेड चेंजेस कर सकता हूँ इसमें। अब मैं इसका कलर चेंज नहीं कर सकता, यानी अगर मैं चाहूँ तो इसका कलर करूँगा चेंज तो ये शेप ले रहा है, यानी कि ये इमेज बन चुका है तो इसलिए ले रहा है। अगर इस पर करूँगा तो ये सिर्फ उस ऑब्जेक्ट जो है उसी को उसका कलर चेंज कर रहा है, तो ये डिफरेंस आ जाता है। तो आइकन के लिए हम लोग यही यूज़ करेंगे जो एसवीजी फाइल टाइप होता है, और इसको भी हम शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। शेप में कन्वर्ट कर दिया, अब हम इसको भी इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसको अभी भी हम कलर वलर चेंज कर सकते हैं, इसके कस्टमाइज जो भी वाला होता है इस तरीके से। आइकन्स के बाद 3D मॉडल है। 3D मॉडल भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है या फिर आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, उनके पास अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट मतलब 3D फाइल टाइप में है, तो आप उसका यूज़ केस कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से अभी इंपोर्ट कर लेता हूँ 3D मॉडल्स। अब प्रेजेंटेशन अब 3D मॉडल भी सपोर्ट करता है, तो आप 3D में भी कोई भी ऑब्जेक्ट दिखा सकते हो। इस तरीके से ये 3D ऑब्जेक्ट है, इसको भी आप प्रेजेंटेशन में अब इंपोर्ट कर सकते हो। स्मार्ट आर्ट ये हमने उस टाइम देखे थे, ये काफ़ी सारे यहाँ पे आप प्रोसेस वगैरह है, ये सारे आप यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो। बट हम खुद के बनाना सीखेंगे, आप इनको जाके ट्राई आउट कर सकते हो। ये काफ़ी सारे इन्फोग्राफिक टाइप है, प्रोसेस टाइप है, साइकिल टाइप है, आपको बनाना हो। बट ये बहुत कॉमन हो चुके हैं एज अ प्रेजेंटेशन डिज़ाइनर, ये हमारे अभी भी काम आते हैं। बट हम खुद को खुद से जल्दी बनाना कैसे सीखेंगे वो हम जब हम काम करेंगे आगे तब सीखेंगे। तो आप इस टूल को भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद चार्ट से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें, जब आप चार्ट जो है मेनली हमारे पास जो चार्ट्स होते हैं वो इस ये काफ़ी सारे टाइप के चार्ट्स हैं हमारे पास। बट मेनली हम बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन चार्ट ये सब हम कवर करते हैं, स्कैटर। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चार्ट यूज़ करते हैं। अगर आपसे कोई सी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे चार्ट्स वगैरह, टेबल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा बनती है, जैसे फाइनेंस वगैरह इंडस्ट्री हो गई या फिर कोई और इंडस्ट्री हो गई जहाँ पे यही सब रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करनी है, तब आपको चार्ट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे। चार्ट्स वगैरह में हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने यह चार्ट ले लिया, तो चार्ट्स वगैरह इस तरीके से आप खुल जाता है। यहाँ पे आप अपने वैल्यूज़ फिल कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ एक ही चाहिए तो मैं यहाँ पे एक ही यूज़ कर सकता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे इनका मैं नाम कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। ये आप देख रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें चेंज हो रही होंगी। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है कि मुझे एक्सेस टाइटल दिखाना है या नहीं दिखाना, डेटा लेबल्स दिखाना है या नहीं दिखाना, डेटा टेबल अगर दिखानी है नहीं दिखानी, जो नीचे आ रही है आपके, एरर बार मुझे दिखाना है या नहीं दिखाना। तो ये सारे जो है ये लेजेंड्स जो हैं वो दिखाना है या नहीं दिखाना, लेजेंड जो यानी कि जो डिनोट करने वाली जो चीज़ें होती है इस तरीके से। अगर मुझे ये लाइनें चाहिए या नहीं चाहिए तो आप ग्रिड लाइन्स को हटा भी सकते हैं, अनचेक भी कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने चार्ट को भी पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट, होम पे जाके फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चार्ट को भी अपना कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो जब भी आपका चार्ट रिलेटेड वर्क होगा तो हम ये चार्ट रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। तो इंसर्ट में जाएँगे, यहाँ पे चार्ट में जाएँगे, अपना चार्ट का टाइप सेलेक्ट करेंगे। कई बार हमें ही सोचना पड़ता है कि यार इसको पाई चार्ट में दिखाना ज़्यादा अच्छा लगेगा या फिर बार ग्राफ में ज़्यादा दिखाना अच्छा लगेगा। वो यूज़ केस पे डिपेंड करके उस टाइम पे वो चीज़ क्या दिख रही है। अगर हमें जेंडर स्प्लिट दिखाना है तो हम बार ग्राफ नहीं दिखाएँगे, हम पाई चार्ट के थ्रू स्प्लिट कर देंगे कि 50%
वुमेन है, 50% मैन है। अगर हमें कुछ ग्रोथ दिखानी है तो वो बार ग्राफ के थ्रू दिखाएंगे। तो ये डिपेंड करता है, आप खुद भी कर सकते हो या फिर अपने जो भी प्रेजेंटर है उसके अकॉर्डिंग पूछ सकते हो कि आपको ये किस टाइप में चाहिए। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हो। जूम का ऑप्शन है समरी जूम। समरी जूम जब आप करते हो तो इसमें होता है कि आप जितनी भी स्लाइड आपने बनाई हुई है वो आप क्या करोगे कि एक स्लाइड पे आ जाएंगी, और जब भी आप उन पर क्लिक करोगे तो वो डायरेक्ट वहाँ पे स्लाइड पे पहुँच जाएगा, और ये ऑटोमेटिकली सेक्शंस भी बना देगा जो हमने सीखा था। जैसे मान लेते हैं मैं ये सारी स्लाइड सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ इंसर्ट करूँगा, ये देखिए सेक्शन बन गया है और ये एक तरीके से समरी स्लाइड बन चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं इन पर क्लिक करूँगा तो मैं वापस जा रहा हूँ। जब मैं पीछे आके किसी पे भी वापस जा सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक बार रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे हम रिमूव ऑल सेक्शन करेंगे, रिमूव ऑल सेक्शन स्लाइड्स कर देंगे तो स्लाइड्स भी डिलीट हो जाएंगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे ये स्लाइड डिलीट कर देता हूँ। एक और जूम में ऑप्शन है स्लाइड जूम, यानी कि आप मल्टी वही सिमिलर है बट यहाँ पर वो सेक्शन नहीं बनाएगा। एक स्लाइड पे काफ़ी सारी स्लाइड्स आ जाएंगी, जैसे इस स्लाइड पर काफ़ी सारी स्लाइड आ गई। अब जब मैं प्रेजेंट करूँगा तो इसी स्लाइड से किसी भी स्लाइड पे जा सकता हूँ इस तरीके से। तो समझ जूम हो गया। अब एक चीज़ है, यहाँ पे लिंक का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। लिंक इंसर्ट के अंदर ही लिंक, जब भी हमें किसी चीज़ का लिंक लगाना होगा, किसी डॉक्यूमेंट का लिंक लगाना होगा, किसी भी चीज़ का, तो हम लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना यूआरएल डाल सकते हैं। जैसे www.google.com मैंने डाल दिया, तो कोई भी वेबसाइट का डाल सकते हैं, कोई भी और जो ऑप्शन आ रहे थे इसका, यहाँ पर तो हम काफ़ी सारी चीज़ें और भी कनेक्ट कर सकते हैं इससे। इसका एक शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल के, अगर आप कंट्रोल के करेंगे तो डायरेक्ट खुल जाएगा। अगर आपको जैसे मान लें कि ये कहीं पे आप काम कर रहे हो और एकदम से आपको लिंक लगाना पड़ता है, तो कंट्रोल के करोगे तो आप डायरेक्ट लिंक लगा सकते हो। तो ये इंसर्ट में एक्शंस, कुछ कुछ एक्शंस है, हाइपर लिंक वगैरह है, नेक्स्ट स्लाइड वगैरह, ये आप ट्राई कर सकते हैं कि किस पे क्लिक करने से क्या एक्शन होगा इस तरीके से। टेक्स्ट बॉक्स वी ऑलरेडी नो। हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर में क्या होता है कि जो आपकी स्लाइड है उस पर हम कुछ हेडर या फुटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे डेट टाइम हो गया, स्लाइड नंबर हो गया। इस तरीके से हम काफ़ी सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी स्लाइड इस पर अप्लाई हो जाता है। इनको भी हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि कहाँ पे प्लेस होना चाहिए। इनका प्लेसमेंट भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने प्लेसमेंट एक स्लाइड की चेंज करी है, बट हम ये स्पेसिफिकली हर एक के लिए कर सकते हैं कि एक ही बार में सब जगह हो जाए। वर्ड आर्ट अगर आप कोई भी वर्ड आर्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। वर्ड आर्ट बेसिकली वही है कि जो वर्ड है उनको किस तरीके से हम अपने स्टाइल में देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रीमेड स्टाइल्स हैं, बट हम खुद से ही बनाने की कोशिश करेंगे। जब हम प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करेंगे तो काफ़ी और भी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वर्ड आर्ट बनाएंगे। डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर, जो हम वहाँ पे डेट एंड टाइम कर रहे थे वही सारे ऑप्शंस हैं, ये आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे ये वाले ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ये कुछ फाइल्स वगैरह हैं, उनको अगर हमें मुझे लगाना हो डॉक्यूमेंट वगैरह तो वो वाला ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आ सकता है। वो वाली फाइल भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। इक्वेशंस, जब हम मैथ्स से रिलेटेड चीज़ें कर रहे होंगे तो आप मैथ्स से रिलेटेड वाली चीज़ें भी यहाँ पे कर सकते हो, इक्वेशंस वगैरह से रिलेटेड। तो आपको पता होगा कि अच्छा इक्वेशन वाली चीज़ें मुझे अगर करनी है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इंसर्ट न्यू इक्वेशन भी कर सकते हो आप, ये काफ़ी सारे मैथ्स के फीचर लेके आप इक्वेशन बना सकते हो। जब आप पे कुछ मैथ्स या साइंस से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट आता है या ऐसा कुछ आता है इक्वेशन से रिलेटेड, तब आप इक्वेशन का यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से वीडियोस भी इंपोर्ट कर सकते हो, ऑडियो भी इंपोर्ट कर सकते हो इसके अंदर, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हम यहाँ से कर सकते हैं पावर पॉइंट के थ्रू ही। तो ये सारे ऑप्शन हैं जो इंसर्ट में हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ड्रॉ का अभी ज़्यादा यूज़ केस है नहीं, मतलब ये आप पढ़ाते टाइम या ऐसा कुछ करते टाइम आप कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से, जैसे हमारा MS पेंट होता है उस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ रूलर है और रूलर लगा के कोई लाइन वगैरह खींचूँगा तो इस तरीके से। ये इंक टू मैथ, काफ़ी सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं, बट एज अ डिज़ाइनिंग जब भी आपको इनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तब आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये फीचर, ड्रॉ वाले फीचर भी यहाँ पे है। अब आ जाते हैं हम डिज़ाइन पे। डिज़ाइन वाले सेक्शन में हमारे पास ना प्रीमेड टेम्पलेट बहुत सारे होते हैं। प्रीमेड टेम्पलेट ये ऑलरेडी ये होता है कि जिनको भी अगर डिज़ाइन करना है
तो देख रहे हो ये सारी स्लाइड्स पे अप्लाई हो गया। इसी तरीके से हम लोग भी टेम्पलेट बनाना सीखेंगे कि हम एक ही बार में अप्लाई करेंगे और सब पे अप्लाई हो जाएगा। टेम्पलेट का फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई और भी उस पे काम कर रहा है तो उसको दोबारा से रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वो टेम्पलेट ही सिलेक्ट करेगा और सारी चीज़ हो जाएगी। जब हम टेम्पलेट कोई बना लेते हैं तो हमारे लेआउट भी वहाँ पे चेंज हो जाता है। तो जब आप देखोगे जहाँ पे जो ओरिजिनल लेआउट दिख रहे थे, वो अब लेआउट यहाँ पे बदल गए हैं, अलग-अलग हो गए हैं। तो ऐसे ही कस्टम लेआउट, कस्टम टेम्पलेट हम बना सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वगैरह है कि बैकग्राउंड कलर अगर हमें देना है तो एक बार में सारे स्लाइड्स पे कलर लग जाएगा। स्लाइड साइज़ है, अपने जो स्क्रीन के साइज़ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन का स्लाइड बदल सकते हैं। जैसे नॉर्मली 16:9 है, ये 4:3 है, और अगर हमें कुछ हाइट एंड विड्थ ऑलरेडी पता है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई वाइड स्क्रीन पे अगर आपको दिखाना है तो उसका आप रेशियो वगैरह लेके या हाइट विड्थ लेके आप यहाँ पे करेंगे तो वो उसी साइज में वहाँ पे दिखेगी, इस तरीके से। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग ट्रांजिशंस पे। ट्रांजिशंस का जो मेन रोल है वो स्लाइड पे, जब हम ट्रांजिशन का यूज़ तब करते हैं जब हम स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाना होता है, तब हम ट्रांजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पुश लगा दिया है, यहाँ पर स्प्लिट लगा दिया है, तो जब मैं फर्स्ट से सेकंड पे आऊँगा तो मेरे को पुश वाला दिखेगा और सेकंड से थर्ड पे जाऊँगा तो मुझे स्प्लिट वाला दिखेगा। तो जैसे मैंने प्रेजेंट करा, अब मैं सेकंड पे जा रहा हूँ तो मुझे ये वाला देखा, और अब मैं, अच्छा एक्चुअली यहाँ पे हमारा जूम वाला भी लगा हुआ है, मैं जूम वाली स्लाइड डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं फर्स्ट स्लाइड पे हूँ, फर्स्ट स्लाइड मेरी पुश होकर जा रही है, और एक्चुअली सेम टेक्स्ट है तो मैं इसको थोड़ा सा, अब मैं यहाँ पे कुछ स्लाइड पे एक पे पुश लगा देता हूँ एनिमेशन और ट्रांजिशन सॉरी, और एक पे वाइप लगा देता हूँ। तो जब फर्स्ट स्लाइड होगी तो उस पर पुश होगा, और जब सेकंड स्लाइड पे जाऊँगा तो ये वाइप होगा, इस तरीके से। तो इनका डायरेक्शन भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे काफ़ी सारे डायरेक्शन है, इस तरीके से हम ये ट्रांजिशन कर सकते हैं। उसके बाद एनिमेशंस। एनिमेशन क्या होता है, ट्रांजिशन हो गया जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जब जा रहे हैं। एनिमेशन क्या है कि जब उस स्लाइड पे आ गए तो उस स्लाइड पे जितने भी ऑब्जेक्ट है उनको हम यू नो एनिमेट कर सकते हैं। तो जब वो जो एनिमेशन होंगे वो सारे उस टाइम होंगे। जैसे मान लेते हैं, दोबारा मैं एक आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं स्लाइड पे आया, अब इस स्लाइड पे मैं आ गया तो मेरा ट्रांजिशन पूरा हो गया, अब मेरा एनिमेशन स्टार्ट हुआ है, ये मेरे एनिमेशन है, इस तरीके से। बट ट्रांजिशन और एनिमेशन इतना ज़्यादा हम डिटेल में कवर नहीं करेंगे, बिकॉज ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जब भी हमारे पास हम प्रेजेंटेशन पिच कर रहे होते हैं तो बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है। उस लिमिटेड टाइम में अगर हम ट्रांजिशन वगैरह दिखाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा वो लेंथी हो जाती है प्रेजेंटेशन, तो हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। तो इसलिए हम स्टैटिक पे ही फोकस करेंगे कि विजुअली ही इसको इतना अच्छा बनाया जाए प्रेजेंटेशन को कि एनिमेशन वगैरह की नीड ना पड़े, और अगर पड़ती भी है तो हम बाद में कर लेंगे एनिमेशन। बट आजकल जो कॉर्पोरेट में जब तक मैं हूँ तो मैंने देखा है कि एनिमेशन बहुत ही रेयर यूज़ होता है, इवेंट्स वगैरह में यूज़ हो सकता है। बट जब हम कोई जब प्रपोजल भेजना होता है तो हम वो स्टैटिक ही भेजते हैं, उसका पीडीएफ भी बना सकते हैं, उसको इजीली मोबाइल पे आजकल हम दिखा सकते हैं। तो इसलिए हमारे जो प्रपोजल बन रहा है या पेज डेक बन रही है उसको हम विदाउट एनिमेशन ही रखने की ट्राई करते हैं इन कॉर्पोरेट। एनिमेशन वगैरह ई लर्निंग मॉड्यूल वगैरह बनाते हैं तब उनमें काम आता है, तो एनिमेशन भी आप सीख सकते हैं। बट हर एक टूल प्रेजेंटेशन के अंदर भी इतने सारे, पावर पॉइंट के अंदर भी इतने सारे ऑप्शंस हैं कि वो आपको हर एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक ही काम आएगा। किसी को एनिमेशन चाहिए होगा, किसी को एनिमेशन नहीं चाहिए होगा, तो ये सारी चीज़ें, किसी को मिनिमल डिज़ाइन चाहिए होगा, किसी को हैवी ग्राफिक चाहिए होगा, ये सारे टूल्स हैं। बट आप एक बार सारे टाइप के काम कर लोगे तो आपको आ जाएगा। उसके बाद जो आपका मन करता है आप उस फील्ड में जा सकते हैं। जैसे अगर फाइनेंस में जाओगे तो आपको चार्ट्स वार्ट्स बहुत ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें। स्लाइड शो से रिलेटेड चीज़ें जब हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं अपनी प्रेजेंटेशन, तो ये सारे उसके ऑप्शंस हैं कि क्या क्या है। जब आप, ये मेनली प्रेजेंटर के लिए होता है कि आपको पता होना चाहिए, आपको हेल्प नहीं आनी चाहिए कि कब क्या कैसे करना है, तो मॉनिटर कौन सा सिलेक्ट करना है। जब आप वो करोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें जब आपकी यूज़ में आएंगी
तब ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे होता है, तो आप एक बार इन सबको चेकआउट कर सकते हो। मेनली तो हम प्रेजेंट डायरेक्ट कर ही लेते हैं, बट आपको पता होना चाहिए। ये कुछ रिकॉर्डिंग के फीचर्स हैं, जो अगर हमें प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करनी है तो हम पावर पॉइंट के अंदर ही आजकल ये फीचर्स हैं जो हम कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको रिकमेंड करा था कि आप ये परचेज कर लेना ताकि आपके पास ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हों। रिव्यू से रिलेटेड चीज़ें हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक या काफ़ी सारी ग्रामर मिस्टेक या आप यहाँ लैंग्वेज वगैरह, ये काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे ना चेकआउट कर सकते हैं। और एक कमेंट वाला फीचर भी आता है कि मान लेते हैं आपने किसी को प्रेजेंटेशन बना के भेजी, वहाँ पे वो कमेंट डाल देता है कि अच्छा मुझे इसमें चेंज करना है, चेंज दिस स्लाइड, ऐसे लेके मैं कमेंट कर दूंगा, फिर मैं आपको वापस प्रेजेंटेशन भेज दूंगा और आप ये यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे एक कमेंट आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से आप क्लिक करोगे तो आपका ये कमेंट आ जाएगा, अच्छा ये चेंज दिस स्लाइड, फिर आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, रिजॉल्व भी कर सकते हो। इस तरीके से आपका वो कमेंट इसलिए काम आ जाता है। व्यू में व्यू में कई सारे तरीके हैं, जैसे नॉर्मल व्यू तो हमारा ये है ही, उसके बाद एक आउटलाइन व्यू होता है, इस तरीके से हम आउटलाइन व्यू भी देख सकते हैं। उसके बाद स्लाइड सॉर्टर होता है, जैसे हमारे पास मल्टीपल स्लाइड आ गई तो मैं एक साथ यहाँ पे सारी स्लाइड रख के उनको अरेंज कर सकता हूँ कि कौन सी चीज़ मुझे कहाँ दिखानी है। जैसे मान लेते हैं मुझे टेबल सबसे लास्ट में दिखानी है, ये बीच में दिखाना है, इस तरीके से मेरे पास सारी स्लाइड का एक्सेस एक ही जगह रहता है। नॉर्मल व्यू में क्या होता है, मुझे ऐसे ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो इसलिए आप स्लाइड सॉर्टर से स्लाइड सॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नोट्स पेज व्यूज़ वगैरह है, यहाँ पर आप नोट्स वगैरह दे सकते हैं अपने उसके लिए। रीडिंग व्यू है, रीडिंग व्यू कर सकते हैं आप। मैं यहाँ पे नॉर्मल व्यू में जा रहा हूँ, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। स्लाइड मास्टर, ये एक्चुअली में इम्पोर्टेंट चीज़ है स्लाइड मास्टर, कि जो मैं टेम्पलेट बनाने की बात कर रहा था वो एक्चुअल में यहाँ से बनते हैं। तो हम जब आपको डिज़ाइन करना आ जाएगा तो आप टेम्पलेट यहाँ पर आके बना सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ों का एक्सेस है। मास्टर लेआउट आप पूरा यहाँ पे पूरा बना सकते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए, सारी चीज़ें, थीम क्या चाहिए। आप ये यहाँ पे अपनी पुरानी जो आप थीम बनाओगे उसको सेव भी कर सकते हो। कलर्स क्या रहेंगे आपके प्रेजेंटेशंस के, फ़ॉन्ट्स कौन सा रहेगा आपके प्रेजेंटेशन में, आपको ये एक बार आपने ये सारी चीज़ सेट कर दी हो तो आपका ये टेम्पलेट बन जाएगा। फिर आप ये किसी को भी दे सकते हो। मास्टर लेआउट में काफ़ी सारी क्या चीज़ें होंगी, अब जैसे मैं ये मास्टर लेआउट हो गया, ये आपके उसके बाकी चीज़ें हो गई जो और भी लेआउट ऑप्शन है। तो एक बार आपने यहाँ पे चीज़ें सेट कर दी तो आपका इस तरीके से दिखेगा, ये टाइटल स्लाइड ऐसे दिखेगी। ये जो हम नॉर्मली जब हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं ये सारे ऑप्शन होते हैं, तो हम इनको चेंज वेंज कर सकते हैं, इनका साइज चेंज कर सकते हैं इनका। जैसे मान लेते हैं मैंने अभी ये साइज चेंज कर दिया है, तो जब मैं अब यहाँ पे एंटर करूँगा तो मेरे को स्लाइड चेंज दिख रहा है, जबकि पहले ये ऐसा नहीं दिखता था। तो मास्टर स्लाइड में इस तरीके से हम चेंजेस कर सकते हैं और अपने खुद के टेम्पलेट बना सकते हैं। आई थिंक ये सारे आप चेकआउट कर सकते हैं, सारी सारी चीज़ें। मैक्रोज, मैक्रोज एक डिफरेंट टॉपिक है। मैक्रोज की भी जो नीड है वो कई स्पेसिफिक इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है वहीं पड़ती है। तो हालांकि हमने अब सारे टूल एक तरीके से देख लिए हैं और अब हम नेक्स्ट क्लास से जो है वो डिज़ाइनिंग सीखेंगे कि प्रेजेंटेशन के अंदर डिज़ाइन कैसे करा जाता है। अब ये अभी आपको हो सकता है बहुत ही बोरिंग क्लास लगी हो, बट मैं ये कहूँगा कि आप ये सारे टूल एक बार ट्राई तो कर ही लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से ना अब हम सीधा डिज़ाइनिंग पे फोकस करेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच ही करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन ये तो टूल हो गया, अब सीखा कैसे जाता है। अब नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको टूल्स के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको डिज़ाइन सोचना है, कि अगर आपके पास कुछ भी काम कुछ भी चीज़ें आती हैं तो उनको कैसे सोचा जाता है, उसको कैसे डिज़ाइन में उतारा जाता है, इंस्पिरेशन कहाँ से लेनी है, डिज़ाइन के बारे में कैसे सोचना है। तो वो चीज़ें हम अगली बार से सिर्फ डिज़ाइन पे फोकस होगा। ये इसलिए था ताकि आप ये सारी टूल्स जो हैं वो पता हो आपको कि कौन सा टूल कहाँ है, क्योंकि उस टाइम पे मैं काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे करूँगा कि स्पीड में हम काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे, उस पे डिज़ाइन थिंकिंग पे ज़्यादा फोकस होगा। तो उसमें उस टाइम में हो सकता है मैं ये सारी चीज़ें ना बता पाऊँ, इसलिए मैंने इस वीडियो में ये कंप्लीट आपके लिए सारा कुछ बता दिया है। कुछ कुछ चीज़ें रह गई होंगी, वो हम जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तब सीखेंगे, तब मैं उनको आपको डिटेल में बताऊँगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं और डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में ज़्यादा फोकस रहेगा रेदर देन लर्निंग अ टूल। ये टूल को लर्न करने वाला सेक्शन अभी इसी वीडियो में हम एंड कर रहे हैं, इसके बाद सारा हम प्रैक्टिकल अप्रोच पे फोकस करेंगे।